आप लोगों ने दोस्तों सोचा होगा कि 24 सितंबर का दिन ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन ने क्यों चुना। तो एक इसका पुराना इतिहास है कि जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस देश के दबे कुचलों और वंचितों की बात ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने रखी और जब यह बताने का प्रयास किया कि इस देश के अंदर एक बहुत संख्यक लोग जिनके साथ जानवरों से भी गंदा बर्ताव होता है, और इस बात को मनवाने में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सफल हुए। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कहने से कॉमनवेल्थ अवार्ड घोषित किया, यानी कि 2 वोट का अधिकार, अनुसूचित जाति जनजाति को अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार दिया और उनके ही वोट से दूसरा भी प्रतिनिधि चुना जाएगा। ये बात महात्मा गांधी ने सहन नहीं की। उन्होंने यरवदा जेल में आमरण अनशन शुरू किया और जब आमरण अनशन शुरू किया तो पूरे देश से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ऊपर दबाव आने लगा। एक समझौता हुआ जिस समझौते को पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है, और उस समझौते में यह तय किया गया कि अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को जनसंख्या के आधार पर सरकारी नौकरियों में, सरकारी निकायों में, विधानसभा संसदों में जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। और उसी बात को लेकर के अनुसूचित जाति जनजाति का आरक्षण हुआ। लेकिन आज जब से वर्तमान सरकार 2014 में जब पदभार ग्रहण किया तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने संसद की दौड़ियां चूमते हुए कहा था कि अगर आज मैं प्रधानमंत्री बना हूं तो यह बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की देन है। इस देश के शोषित वंचितों ने, इस देश के दलित समुदाय के लोगों ने यह सोचा कि जब आज हमारा देश का प्रधानमंत्री बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात करके संसद में जाते हैं तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ जो महात्मा गांधी के बीच का समझौता हुआ था वो 2 महापुरुषों के बीच का समझौता नहीं था, वो 2 समाज के बीच का समझौता था। आज उस समझौते को जब से यह सरकार बनी है तब से कॉरपोरेट घरानों ने 2 चीजों पर, 2 नियमों को बदलने का दबाव डाला। पहला भूमि अधिग्रहण, दूसरा ट्रेड यूनियन एक्ट श्रम कानून। और आपने देखा होगा कि वर्तमान सरकार के ऊपर जब कॉरपोरेट घरानों ने दबाव दिया, किसी किसान की जमीन को अधिग्रहण किया जाता है तो उसको 8 गुना मुनाफा दिया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं किया जाएगा। श्रम कानूनों को बदल करके पहले तो भारत सरकार ने किया कि जो श्रम कानून केंद्र के दायरे में आते थे उनको स्टेट को सौंप दिया और उन स्टेटों ने अपने मनमर्जी से उन कानूनों को बदलने का काम शुरू कर दिया। भारत सरकार ने भी 100 श्रम कानूनों को 50-40 श्रम कानूनों को तोड़ करके 4 श्रम कानूनों में बदल दिया। यानी कि पहले यह नियम था कि किसी भी फैक्ट्री के अंदर अगर 100 कर्मचारी काम करते हैं तो उनको निकालने के लिए, छटनी करने के लिए भारत सरकार की परमिशन लेनी पड़ेगी, श्रम मंत्रालय की परमिशन लेनी पड़ेगी। अब वो बढ़ा करके 300 कर दिया, यानी कि किसी भी इंडस्ट्री में 300 मजदूर होंगे और उन मजदूरों को छटनी करनी पड़ेगी तो उसमें सरकार की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, इस देश के अंदर 95%
अनऑर्गेनाइज्ड लेबर है, मात्र 5% सरकारी नौकर है। सरकार के पास कोई आंकड़ा नहीं है इस प्रकार का। अगर उनके पास कोई आंकड़ा होता है अनऑर्गेनाइज्ड लेबर का, तो हमारे प्रवासी मजदूर जो कोरोना काल में भाग के गए थे, उनकी जानकारी हासिल करने के लिए लोगों ने जब बात की तो सरकार के पास कोई आंकड़ा नहीं था। आज उन श्रम कानूनों को बदल दिया, ट्रेड यूनियन एक्ट को तोड़ दिया, हड़ताल के अधिकार को खत्म करने का काम किया जा रहा है। हम अपनी मांग को सामने न रखें, यह भी प्रयास किया जा रहा है। अब आप लोग कहेंगे ट्रेड यूनियन के हमारे साथी कहते हैं, मैं उनको भी कहता हूं कि जो रेल को बचाने का काम करेगा, जो सरकारी नौकरियों को बचाने का काम करेगा, ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन उसके साथ कंधे से कंधा मिला करके साथ चलेगी। ऑल इंडिया SC/ST जिंदाबाद, दोस्तों जिंदाबाद जिंदाबाद। आज निजीकरण को लेकर के पूरे देश के मजदूर संगठन, पूरे देश के ट्रेड यूनियन के लोग सड़कों पर क्यों उतरे हुए हैं? उसका कारण है कि अगर रेल को निजी हाथों में दे दिया जाएगा तो निजी हाथों में जाने से कर्मचारियों का शोषण बढ़ेगा। आपने देखा होगा कि रेल के अंदर जो सबसे निचले पायदान पर खड़े हुए कर्मचारी थे, जो सबसे निचले तबके के कर्मचारी, अनुसूचित जाति जनजाति में सफाई कर्मचारी, उस काम को ठेके पे दिया और ठेके पे देने के बाद में ठेकेदार ने उसका शोषण शुरू कर दिया। जो एग्रीमेंट तनख्वाह का हुआ था, उससे कम वेतन पे हमारे सफाई कर्मचारी काम करते हैं। और इतना ही नहीं, उनको नई दिल्ली के लिए अगर नॉमिनेट किया गया है तो वही काम उनको पुरानी दिल्ली पे करना पड़ेगा, वही काम समय निकाल करके निजामुद्दीन पे भी करना पड़ेगा। यानी कि ठेकेदार पर जाने के बाद शोषण बढ़ गया। आपने देखा होगा कि कोरोना काल के अंदर हमारे देश के जो रेल कर्मचारी हैं, जो बहादुर गार्ड और ड्राइवर्स हैं, जो हमारे टेक्नीशियन हैं, उन्होंने अपनी जान जोखिम में डाल के, अपने परिवार की जान जोखिम में डाल के गुड्स ट्रेन चलाई, खाद्यान्न सामग्री को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा, जिससे कि हमारे देश के लोग भूखे न मरे। अगर आज उस काम को किसी ने किया है तो हमारे बहादुर रेल कर्मचारियों ने किया, सरकारी कर्मचारियों ने किया है। यही चीज अगर ठेकेदार के हाथ में होती तो दोस्तों IRCTC से चलाई हुई जो ट्रेन नई दिल्ली से लखनऊ जाती है, जो प्राइवेट के हाथ में दी गई है तेजस एक्सप्रेस, वो आज भी खड़ी हुई है, नहीं चल रही, कोरोना काल में चली नहीं। और इतना ही नहीं, उसमें जो कार्यरत कर्मचारी ठेकेदार ने लिए थे, उन कर्मचारियों को तनख्वाह भी नहीं दी, वो आज दर दर भटक रहे हैं। बंद करो। और दोस्तों, जो ठेकेदार के मजदूर जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में काम करते थे, उनको भी ठेकेदार ने पूरी तनख्वाह नहीं दी, तो ये शोषण बढ़ेगा। भारत सरकार कहती है, रेल मंत्रालय कहता है कि हम तो सिर्फ 5% ट्रेन निजीकरण के हाथ में देना चाहते हैं। आपके यहाँ 13,000 ट्रेन चलती है, हम तो मात्र 91 रूट पर 151 ट्रेन चलाना चाहते हैं। उसमें बर्ड क्लास सुविधा देंगे, 160 घंटे की स्पीड से गाड़ी चलेगी, पैसेंजर को गंतव्य स्थान पर कम से कम समय में भेजेंगे। और उस गाड़ी को चलाने वाला हमारा गार्ड और ड्राइवर रहेगा। मैं इस मंच के माध्यम से पूछना चाहता हूं, बहुत सारी चर्चाएं मैं आपके बीच में करता, बहुत सारे लोग यहाँ इकट्ठे करता, लेकिन हमारे बीच में परिवार का सदस्य गया है, इसलिए आज हम दुखी हैं। मैं इस मंच के माध्यम से पूछना चाहता हूं दोस्तों, कि अगर ठेकेदार का आदमी 160 की स्पीड में गाड़ी चला सकता है, उसको चलाने वाला रेल का ड्राइवर होगा, तो रेल के द्वारा गाड़ी क्यों नहीं 160 की स्पीड से चल सकती? निजीकरण को बंद करो। वही ट्रेन
अशोक वही कुमार जी ट्रैक आगे बढ़ो। जो हमारे रेल के लोगों ने बड़ी मेहनत से बिछाया है, वही ट्रेन जिसको बड़ी मशक्कत के साथ रेलवे कारखानों में तैयार किया गया है, जिसको ईमानदारी से रात दिन सेवा करने के बाद अपना आउटपुट दिया है उन लोगों ने, उसी ट्रेन को सजा धजा करके भाई बहन लोगों को कहा जाएगा आ जाओ आप चला दो, क्योंकि रेल घाटे में जा रही है, हमें पूंजी की जरूरत है, 2024 तक 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हमको बनाना है। तो मैं इस मंच के माध्यम से पूछना चाहता हूं दोस्तों, क्या रेल के माध्यम से 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाई जाएगी? जो रेलवे वर्ल्ड का चौथा ऐसा संस्थान है कि जो रेलवे में सबसे ज्यादा नौकरी देता है, और नौकरी देने के बाद हमारे लोग ईमानदारी से काम करते हैं, रेल को चलाने का काम करते हैं। अगर आज ठेकेदार गाड़ी को हमारे ट्रैक पे चलाएगा, सिग्नलिंग सिस्टम हमारा होगा, ट्रैक हमारा होगा, ड्राइवर हमारा होगा, गार्ड हमारा होगा, हर इंफ्रास्ट्रक्चर रेलवे का होगा, और ये क्या गारंटी है कि ये 160 किलोमीटर की ट्रेन चला करके आप पैसेंजर को आगे भेजेंगे, ठेकेदार के को वो सिर्फ इसलिए भेजा जाएगा क्योंकि वो ठेकेदार की ट्रेन है, उसको ग्रीन सिग्नल दिया जाएगा और रेल की ट्रेन को आउटर पर रोक दिया जाएगा। ये साजिश है दोस्तों आपके खिलाफ। प्राइवेटाइजेशन बंद करो, निजीकरण को बंद करो, निगमीकरण को बंद करो, और इसके साथ साथ अशोक कुमार जी आगे बढ़ो। इसके साथ साथ जिस बात के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, जो हमारा अहम मुद्दा, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में समझौता हुआ था, उस 2 वोट के करार को या तो 100% लागू करो, निजीकरण में आरक्षण दो, जुडिशरी में आरक्षण दो, आर्मी में आरक्षण दो, जमीनों में हमें अधिकार चाहिए। अगर हमारी नौकरियों को छीना जा रहा है, रेल की नौकरी खत्म होगी दोस्तों, तो अनुसूचित जाति जनजाति और ओबीसी का आरक्षण भी खत्म होगा। यह लड़ाई आम रेल कर्मचारी की नहीं है, यह पूरे देश के लोगों की है कि एक रेल के कर्मचारी के साथ साथ उसके 12 आदमियों का परिवार जुड़ा हुआ है। अगर हमारे लोग बेरोजगार होंगे तो इस देश के अंदर लाखों लोग बेरोजगार होंगे और बेरोजगारी फैल जाएगी इस देश के अंदर दोस्तों। तो यह हम होने नहीं देंगे, और आज हम उन अधिकारियों की भी लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि इन अधिकारियों की भी सेवाएं जो अलग अलग होती थी, कोई IRTS होता था, कोई IRPS होता था, कोई IRSE होता था, कोई IRAS होता था, उन सबको मिलाकर के कुछ चंद सेवाएं कर दी हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि ये गाज मात्र रेल के मजदूरों पे होगा, ये ऐसा नहीं है कि देश के आम कर्मचारियों पे होगा, ये गाज अगर गिरेगी तो अधिकारियों के ऊपर भी गिरेगी। और इस रेल विभाग के अधिकारियों को भी जो DRM ऑफिस में बैठे हुए हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि दोस्तों, हम अधिकारियों की भी लड़ाई लड़ रहे हैं कि अधिकारी भी हमारी ईमानदारी से हमारी बात को सुने। लेकिन यहां पर एक सीनियर DN जो मनोज शर्मा, जिसने सारी पावर, जिसने AEN की पावर, गैंगमैनों के ट्रांसफर सब अपने हाथ में ले लिए हैं। यानी कि इन्होंने अपने आप को मान लिया कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी अगर जाते हैं तो देश को चलाने वाला मनोज शर्मा होगा। ऐसा हम होने नहीं देंगे। हमारे पास बहुत सारी ऐसी अथॉरिटी है, हम अपनी शिकायत महाप्रबंधक से करेंगे, महाप्रबंधक के माध्यम से हम अपनी शिकायत रेल मंत्री से भी करेंगे। अगर हमारी बात नहीं सुनी गई तो हम कमीशन में भी जाएंगे, और अगर नहीं सुनी गई तो हम पार्लियामेंट्री कमेटी ऑफ वेलफेयर ऑफ SC/ST में भी जाएंगे। तो मैं कहना चाहता हूं कि हम अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये अधिकार मात्र अनुसूचित जाति जनजाति के लिए नहीं है,
ये उन तमाम आम कर्मचारियों के अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। और मैं इस मंच के माध्यम से ये आह्वान करना चाहता हूं कि दोस्तों, देश के अंदर ट्रेड यूनियन ने भी बीड़ा उठाया है कि हम रेल को बिछने नहीं देंगे। उनके साथ साथ ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन ने भी बीड़ा उठाया है कि हम रेल को निजी हाथों में नहीं जाने देंगे। ये हमारा वादा है दोस्तों। अशोक कुमार जी आगे बढ़ो। मैं दूसरी अपॉइंटमेंट दे रही है यह भी कहना चाहता हूं, हमारे ग्रुप डी के बहुत सारे कर्मचारी, अब तो रिक्रूटमेंट बंद हो गया, लेकिन जो हमारे RRC से बहुत सारे कर्मचारी आए थे, जिसमें हमारी बहनें भी आई थी, महिला कर्मचारी भी आई थी, ट्रैकमैन बन के आई थी। और ये रेलवे का नियम है कि ट्रैकमैन की 5% की कैटेगरी चेंज करके दूसरे डिपार्टमेंट में दिया जाए। लेकिन हमारी महिला कर्मचारी रात दिन मेहनत करती है, उनके साथ उनका परिवार भी होता है, उनके साथ उनके बच्चे भी होते हैं, उनके साथ उनके रिश्तेदार भी होते हैं। हम नौकरी करने के लिए मना नहीं करते। अगर इस देश के अंदर कोई ईमानदारी से नौकरी कर रहा है तो क्लास 4 और क्लास 3 का आदमी नौकरी कर रहा है दोस्तों। और अगर कोई बेचने का काम कर रहा है तो ये वो लोग काम कर रहे हैं जो निजीकरण का खुलेआम समर्थन करते हैं। मैं इस मंच के माध्यम से एक DRM ऑफिस के तमाम अधिकारियों को यह आह्वान करना चाहता हूं कि आप हमारा सपोर्ट करो, आप हमारी मदद करो। हम निजीकरण बंद करना चाहते हैं, हम निगमीकरण बंद करना चाहते हैं, क्योंकि आपकी भी नौकरियां खतरे में हैं, ये हम बताई देना चाहते हैं दोस्तों। मैंने जो अपने महिला कर्मचारियों की बात की है, ट्रैकमैन तो हमारी महिला कर्मचारी है, दूसरे डिपार्टमेंट में टेक्नीशियन भी है। उनकी दशा को देखते हुए, उनकी स्थिति को देखते हुए माननीय DRM साहब, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, इनकी समस्या जेन्युइन है, इनकी समस्या जो है आपके सामने रखी गई है। उन ट्रैकमैनों की कैटेगरी चेंज करके किसी ऐसी जगह दो जिससे कि वो अपने परिवार और बच्चे को भी पाल सके। अभी हमने देखा और ये मुझे बताया गया कि जहां जहां हमारी ब्रांचें खुलती हैं, जहां पर ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन को हम ब्रांच खोल करके मजबूत करना चाहते हैं, अपने संगठन को वहां पहुंचाना चाहते हैं। शामली के अंदर हमने एक ब्रांच खोली, हमारे ब्रांच सेक्रेटरी को AEN के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है, यूनियन की सलाह पर CDN के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। और जब हमारे मंडल के पदाधिकारियों ने बात करने का प्रयास किया तो उनसे कहा कि हम ट्रेड यूनियन के नेता से बात कर लो जाके। अरे हम यह बताना चाहते हैं दोस्तों, अगर ट्रेड यूनियन भी अगर आज जिंदा है, ट्रेड यूनियन को भी अगर मान्यता मिली हुई है तो वो ऑल इंडिया SC/ST के वोटों से मिली हुई है, किसी और से नहीं मिली हुई। अगर हमारे अधिकारों को छीनने का काम करेगा, हमारे अधिकारों को शोषण करने का काम करेगा, तो ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई चुपचाप बैठने वाली नहीं है। उस शोषण के खिलाफ, उस अन्याय के खिलाफ आंदोलन छेड़ेगी दोस्तों। शामली के अंदर हमारे ब्रांच सेक्रेटरी को ट्रांसफर कर दिया, उसके क्वार्टर पर पैनल रेड कर दिया, जबकि ऐसा कानून नहीं है। और वही AEN भ्रष्टाचार में लिप्त है, उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग मेरे पास है, वीडियो रिकॉर्डिंग मेरे पास है। लोगों से भैंस बनवाता है, ट्रैकमैनों से रोटी बनवाता है, ट्रैकमैनों से गायों का दूध निकलवाता है। ये ऑडियो मेरे पास है। मैं CDN साहब, अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं तो इस बात को ज्ञान संज्ञान लें। अगर आप नहीं लेंगे तो ये बात CBC तक जाएगी, ये मैं बताई देना चाहता हूं। हम कमजोर नहीं है, हम मजबूर नहीं है, हम मजबूत हैं।
अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए हम मजबूत हैं। और हम यह भी बता देना चाहते हैं कि हमने आज तक रेल की संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाया है। हमने आज तक हमारे किसी कर्मचारी ने रेल को नुकसान नहीं पहुंचाया है। अगर रेल को नुकसान किसी ने पहुंचाया है, रेल की संपत्ति को नुकसान अगर किसी ने पहुंचाया है, तो उन लोगों ने पहुंचाया है जो ट्रेड यूनियन के संरक्षण में रहते हैं और वो काम भी नहीं करते। दोस्तों, तो आज मैं आप सभी लोगों को बधाई देना चाहता हूं कि आपने हमारे मैसेज के बाद भी इतनी भारी संख्या में आप उपस्थित हुए। आपने सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन किया, आपने मास्क का यूज किया और आज हमारे माननीय रेल राज्य मंत्री जी को श्रद्धांजलि अर्पित की।